डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कल हम पढ़ रहे थे जातिवाद एवं सांप्रदायिकता और उसमें उसका पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली थी। पृष्ठभूमि के बाद में भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, जाति और जातिवाद का स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया और जातिवाद का अर्थ, ये कल हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है ना। तो देखो, भारत का जो पहला आम चुनाव है उससे लेकर वर्तमान तक जो चुनाव हो रहे हैं और वर्तमान में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, क्लियर। तो इन सब में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ये जो नेता भारतीय जनता को जो लड़ाने का काम करते हैं वो जाति के आधार पर ही करते हैं। अनेक प्रकार के संगठन बना लेते हैं और जाति के आधार पर क्या होता है, राजनीतिक प्रक्रियाएं विद्यमान होती हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करती है और राजनीति पूरी तरह इन्हें पर, यानी एक दूसरे पर ये आत्मनिर्भर हो गए। यानी आज के टाइम की यदि बात करें हम, तो राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का जो कार्य है वो कौन करती है, जाति करती है। आज के टाइम में हम अच्छा नेतृत्व नहीं देखते हैं, अच्छा काम करेगा ये नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट कौन है, हम उसी को वोट डालते हैं। तो राजनीति प्रभावित हो रही है ना। और जब वो कानून बनाएंगे ऐसा व्यक्ति, तो वो एक जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाएंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। राजनीति जाति से प्रभावित हो रही है और जाति राजनीति से प्रभावित हो रही है। जयप्रकाश नारायण जो थे जेपी आपके, जिन्होंने बिहार का नवनिर्माण आंदोलन चलाया, गुजरात का आंदोलन चलाया और इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लागू हुआ था उससे पहले रामलीला मैदान में जो धरना दिया गया था उसका नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण है ना, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा है जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है ना। जयप्रकाश नारायण क्या कहना है कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। मतलब अन्य जो दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भाजपा, ये आपकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन से भी ऊपर कौन सी पार्टी है, जाति है। ये किसने कहा है, जयप्रकाश नारायण ने कहा। भारतीय राजनीति में कई दलों का निर्माण और संगठन जो है वो किस आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है। कोई संगठन जो बनते हैं वो जाति के आधार पर अपनी भूमिका निभाते हैं। हम देखो इसको जातीय राजनीति की प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो प्रश्न आ सकता है ये, भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति को जाति किस प्रकार प्रभावित करती है। तो नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। आप देखो, निर्णय मतलब कानून बनाना। निर्णय का मतलब क्या है, कानून बनाना। कानून बनाने में जाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कैसे की है, तो भारत में जाति पर आधारित संगठित जो संगठन है वो शासन करते हैं, है ना। जैसे आप बात कर लें, जिस क्षेत्र में जो जाति बहुसंख्यक है वही चुनाव जीतेगा। अल्पसंख्यक वाले बेचारे चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे, चाहे उन्होंने कितना भी योग्य आदमी हो। हम या पूरा का पूरा जो समाज है वो क्या करता है, अपनी ही जाति के कैंडिडेट को वोट देना चाहता है। तो हम कह सकते हैं भारत में जो जाति आधारित प्रक्रिया है या जाति आधारित संगठित संगठन शासन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।
है ना। ये क्यों करते हैं भाई, जैसे आप बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना। इसके अलावा संगठन आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ जाती है। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वे आंदोलन करते हैं, किसके लिए, आरक्षण प्राप्त करने के लिए, है ना। वे आंदोलन करते हैं, कुछ आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने हेतु प्रयत्न है। अपनी मांगों को मनवाने हेतु वे विभिन्न प्रकार से शासन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे आंदोलन किया, धरना दिया, हड़तालें की, तोड़फोड़ की, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णय को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना। यानी अपनी जाति के हित में कोई निर्णय है उसको तो वो अपने पक्ष में करवा लेते हैं, और यदि जाति के हित में नहीं है तो उनको वो मतलब बदलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान की यदि बात करें हम तो गुज्जर आरक्षण, ये जातीय समीकरण के हिसाब से क्या होता है, आंदोलन हो रहा है और इनका लक्ष्य है आरक्षण प्रदान करना। ओबीसी का जब हुआ मंडल आयोग की सिफारिश पर, उस टाइम जाटों को ओबीसी में आरक्षण प्राप्त नहीं था, लेकिन जाटों ने आंदोलन करके क्या प्राप्त कर लिया भाई, ओबीसी में अपना स्थान बना लिया। उसी प्रकार ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, तो जनजाति जो है उसमें जो ये आपके सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, इनके जो इधर वाले जो मीणा हैं सबसे आगे हैं, उनको आरक्षण प्राप्त नहीं था, है ना। ये मीणा है। और एक आदिवासी जनजाति थी मीना, और ये कहाँ थी आदिवासी जनजाति भाई, ये थी आपकी डूंगरगुड में, डूंगरगढ़ के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो भील बाहुल्य क्षेत्र है ना, यहाँ पर भील और गरासिया और मीना, ये जातियाँ जो आज भी आदिवासी की तरह रह रही हैं, उन्हें आरक्षण मिला हुआ था, है ना। लेकिन इन मीनाओं ने क्या किया, आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा उठाकर और ज़्यादातर पदों पर सरकारी नौकरियां स्थापित करने में इन्होंने अपना काम कर लिया। ये तो पहले से ही समृद्ध थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति को प्रभावित करने में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। जाति है उस आधार पर, वो जाति के आधार पर आपस में बांटने का काम करते हैं, देश के विभाजन की प्रक्रिया को काम करते हैं, और ये निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया होगा, निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो जब कोई कानून बनता है तो कानून बनते समय या कानून बनने से पूर्व या आरक्षण के समय हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को वो नियम बनाने या कानून बनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये था आपका, यानी निर्णय प्रक्रिया में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमारे जाति के जो राजनेता हैं, वो राजनेता क्या करते हैं भाई, आंदोलन करके अपनी जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और निर्णय प्रक्रिया सरकार पर दबाव डालते हैं, और दबाव डालकर निर्णय प्रक्रिया को अपने हिसाब से प्रभावित करवा देते हैं। क्लियर। नंबर 2 है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय या चयन, है ना। तो देखो नंबर 2 क्या है, राजनीतिक दलों में जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन या टिकट देना, इसे कहते हैं हम टिकट देना, है ना। जब टिकट वितरण का काम होता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, बड़ी पार्टियों द्वारा, है ना। टिकट जब बांटे जाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पार्टियों की, तो उस दौरान ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति बाहुल्य है, वो इस जाति को क्या देते हैं भाई, टिकट देते हैं। जिसमें जाति में मतलब कम है, बाहुल्य की संख्या कम है, उस जाति के लोगों को वो कम टिकट देते हैं, जिसके कारण उच्च जाति और निम्न जाति में क्या होता है, विभेद पैदा होता है। तो देखो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करने के लिए, प्रत्याशियों का चयन करने का मतलब टिकट जिसको चुनाव मैदान में उतारना है, उनका चयन करते समय जातिगत समीकरण को वो ध्यान में रखते हैं, है ना। जब वो उनको चुनते हैं तो जातिगत समीकरण का मतलब है किस क्षेत्र में कौन सी जाति का बाहुल्य ज़्यादा है, वो उसी जाति के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं या अपना प्रत्याशी बनाने का काम करते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो वहाँ उसी जाति के प्रत्याशी को वो टिकट देने का काम करते हैं। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार 2 दलों का चयन करने के बाद
तीसरा दल है वो दूसरे नंबर की जाति को दे देता है ना। जैसे मान लो एक जो दल है वो किसी एक बड़ी जाति को टिकट देता है, दूसरा बड़ा दल है वो भी दूसरी जाति को देता है, तीसरा जो है क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो किसी तीसरी बड़ी जाति को देती है। इससे क्या होता है, जातियों में आपसी विभेद होता है, तनाव की स्थिति पैदा होती है ना, ताकि पहले दो वोट बढ़ जाने का फायदा तीसरे को मिलते। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक जो चुनाव होते हैं, नियुक्ति भी राजनीतिक समीकरण के जाति के आधार पर ही करती है ना। जैसे ये तो काम हुआ टिकट देने का, जैसे किसी एमएलए बनाना है, कोई एमपी बनाना है, या इसके अलावा आप जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करना है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव करना है। ये जो आपके सरपंच है ये किसी पार्टी के, इनको टिकट की जरूरत नहीं होती है। सरपंच एकमात्र ऐसा प्रतिनिधि है जो बिना टिकट के चुनाव लड़ता, चुनाव चिन्ह इनका मतलब टिकट के आधार पर नहीं होता है। बाकी जितने भी हैं, जैसे मान लिया आप बात कर रहे हैं पंचायत समिति सदस्य की, तो पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य जो हैं वो किस आधार पर होते हैं भाई, पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और इसके बाद यदि बात करें हम पार्टी की, तो आपके विधानसभा सदस्य और ये आपकी बात कर लें इसकी संसद में लोकसभा के सदस्य, ये किसके आधार पर चुने जाते हैं, जनता द्वारा राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि ये राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो ये क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के जो संगठन है ना, राजनीतिक दलों के संगठन की बात करें तो देखो 6 तो है राष्ट्रीय दल और 52 है क्षेत्रीय दल और 1200 के आसपास है पंजीकृत दल। ठीक है, अब इनका जो 52 है इनका क्षेत्र विशेष में स्थान होता है, बाकी में इसका प्रभाव कोई नहीं होता। यदि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में केवल 2 ही बड़ी पार्टियों का प्रभुत्व है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीसरी जो छोटी छोटी पार्टियां उनको किसी को 1 सीट मिलती है, किसी को आधी, कभी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है ना। सरकार बनाने के लिए 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, 5 साल सरकार चलाती है भारतीय जनता पार्टी और 5 साल सरकार चलाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। दोनों आपस में 5-5 साल एक बार इनका नंबर आएगा, यानी भारत की राजस्थान की जो जनता है वो जानती है कि विकास कैसे करवाना है ना। तो विकास करने के लिए समय पर परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए आगामी 5 साल के बाद वो क्या कर देती है, अपने प्रत्याशी का चयन कर देती है, दूसरी पार्टी को टिकट यानी वो दे देती है बहुमत। तो इसमें क्या होता है, जो ये राजनीतिक दल हैं है ना, राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, पूरे भारत, पूरे राजस्थान की बात कर लो या पूरे भारत की बात कर लो, तो जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है उस जाति के लोगों को टिकट वितरण का काम करते हैं, है ना। अब ये दोनों पार्टियां ऐसा कर देती हैं तो तीसरी पार्टी क्या करेगी, तीसरी पार्टी ऐसा सोचेगी वे बड़ी पार्टियों को जिन्होंने टिकट दे दी, बड़ी जातियों को, तो अब इससे सेकंड नंबर पर कौन सी जाति है उसको दे देती है, ताकि इनके वोट बढ़ जाएंगे और वो वोट एक जगह बढ़ जाएंगे, है ना। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो जनता पार्टी और कांग्रेस जो हैं, या जो ये अन्य जो पार्टियां हैं, ये क्या करती हैं, चुनाव के समय जाति समीकरण को बढ़ाने का काम करती हैं। और एक काम और है, इसके अंदर यदि संगठन का निर्माण करना है, इसके अंदर यदि चुनाव पद देने हैं, है ना, जैसे प्रदेशाध्यक्ष का पद देना है, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय दल बनाना, राष्ट्रीय की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर दल बनाना है, तो ये भी ऐसा पद देने के समय भी ये क्या करते हैं भाई, ऐसा देने के समय भी इनका ये वर्चस्व होता है कि ये जाति को ध्यान में रखते हैं, किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उस आधार पर राजनीतिक संगठन तो ये क्या करते हैं, जातिवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, है ना, यानी अपनी ओर मत खींचने का काम भी करते हैं, है ना। तो देखो, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, इसका मतलब यह है कि जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं। जिस जाति का वो प्रत्याशी होता है, चुनाव लड़ रहा है, उस जाति के ज़्यादा वोट डाले जाते हैं, उस जाति के लोगों द्वारा ज़्यादा वोट डाले जाते हैं, और जो प्रत्याशी जिस जाति का नहीं है उस जाति के लोगों द्वारा उन्हें कम वोट डाले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो देखो, इसमें भारत में मतदान व्यवहार का मतलब मतदाता का व्यवहार भी जाति के आधार पर बदलता है ना, जाति के आधार पर बदलता है, उसकी भावना होती है। सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए
जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जो गलत है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक भूमिका निभाता है, यानी सरपंच के चुनाव में। और सरपंच के चुनाव में तो जाति के भी छोटे छोटे जो भाग हैं, जिसे हम कहते हैं गोत्र, है ना, गोत्र के आधार पर, क्योंकि जैसे मान लो एक पंचायत है पूरी की पूरी लगभग एक जाति से हो सकती है ना, लेकिन पंचायत में तो क्या करते हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, उसमें तो गोत्र के हिसाब से भी लोग, ये राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो विभाजित होती हैं अपने, कि भाई हमारे गोत्र का कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है या हमारे गोत्र का नहीं लड़ रहा है, तो हमारे गोत्र का यदि चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको ज़्यादा वोट देंगे, और यदि दूसरे गोत्र का है तो उसको नहीं देंगे। इससे क्या होता है, विवाद बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जातीय समीकरण बढ़ने का काम होता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातिगत भूमिका होती है भाई, है ना। तो अगला है, जब सरकार इनकी बन जाती है तो सरकार बनने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत भूमिका रखना आवश्यक है। जैसे किसी जाति को नहीं दिया तो वो आंदोलन करवा देता है ना, कि भाई हमारी जाति के मंत्री बनाओ। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत भूमिका रखी जाती है, यानी सरकार बनने के बाद क्या होता है, सरकार बनने के बाद ये बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, और केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब अपने मंत्रियों का निर्माण करते हैं, है ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रियों का या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो वो ये देखते हैं कि अमुक जाति के लोग कितने हैं, है ना। तो अमुक जाति, जैसे मान लो ज़्यादा जो क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, माली बाहुल्य क्षेत्र है, या जो अन्य बाहुल्य क्षेत्र है, उन लोगों को वो किस में भाग देता है भाई, मंत्रियों में ज़्यादा भाग देता है। जो जाति समूह ज़्यादा होगा उसके मंत्री ज़्यादा होंगे, जिनके कम होगा उनको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो देखो, सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण को बिगाड़ने और बढ़ाने का काम करते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर कार्य करते हैं। उन्हें बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण में जो मंत्रिमंडल बनेगा, है ना, मंत्री जो बनाए जाएंगे, उसमें भी किसकी भूमिका होगी, जाति की भूमिका विशेष मानी जाएगी। जाति के आधार पर ही कार्य होंगे। संघ शासन से लेकर प्रांतीय सरकार, यहाँ तक कि स्थानीय जो सरकारें हैं वो भी यदि मंत्रियों का निर्माण करें तो उसमें वो देखते हैं कि अमुक जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जाति का जो बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए उनको वो मंत्री बनाने का काम ज़्यादा करते हैं। दायित्व, प्रांतों की सरकार स्थानीय तक दायित्व प्रदान करते हैं, जातिगत लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद देते हैं या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। कई बार केंद्र में प्रांत विशेष मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधि कम होने की आलोचना होती रहती है कि भाई हमारे जो एक बहुत बड़ी जाति है और यहाँ किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद प्राप्त नहीं हुआ है, तो मंत्री पद प्राप्त करने के लिए इनकी आलोचनाएं सरकार द्वारा की जाती है या जो जनता द्वारा की जाती है, आंदोलन किए जाते हैं अपने। हालांकि आंदोलन करवाने का काम जो अमुक जाति का जो सदस्य चुनकर गया वही करता है, क्योंकि ये जो नेता हैं वो तो एक जगह हो जाते हैं सब, और लड़ाने का काम किसको करते हैं भाई, जनता को। यानी लड़ेगी कौन, जनता लड़ेगी, नेता कभी नहीं लड़ेंगे। नेता तो कहेंगे हम तो ऊपर हैं भाई तुमसे, है ना। नेताओं के कुछ लागू नहीं है, सब की सब बातें लागू किसके हैं, आपकी ये जो है जनता, इसके लागू है ना। और नेताओं के कोई चीज़ लागू नहीं है, वो किसी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, नई जब पार्टी में जा सकते हैं, यानी उनके कोई लागू नहीं है, जनता के लागू है। यानी हम तो इस पार्टी से बंधे हुए हैं, ये हैं वो। इसलिए जब भी आप वोट डालें तो आपका अंतरात्मा से ये बात सोच लेनी चाहिए कि जिसको वोट डाल रहे हैं वो प्रत्याशी कैसा है ना। प्रत्याशी के आधार पर वोट डालें, जाति के समीकरण के आधार पर कभी भी वोट नहीं डालें। अगला है जातिगत दबाव समूह है। दबाव समूह देखो क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दबाव समूह की। और दबाव समूह क्या होते हैं, जातिगत दबाव समूह का मतलब ये है कि दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव समूह होते हैं भाई जो सरकार की प्रक्रियाओं में सीधे भाग न लेकर सरकार के नियमों को प्रभावित करने वाले जो समूह होते हैं उसे दबाव समूह कहते हैं, है ना। सरकार की प्रक्रियाओं में स्वयं, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीतते इसलिए स्वयं भाग नहीं ले सकते, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका, यानी सरकार पर दबाव बनाकर अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी कानून पारित करवा लेते हैं, उसे हम कहते हैं दबाव समूह।
और ये जो दबाव समूह होते हैं वो किस आधार पर बनते हैं भाई? जाति के आधार पर दबाव समूहों का निर्माण होता है। तो जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका भी निभाते हैं। यानी जातीय आधार पर क्या होते हैं? आंदोलन किए जाते हैं, संगठन पर दबाव बनाए जाते हैं और उन पर यह कहा जाता है कि आगामी चुनाव में हम आपको वोट नहीं डालेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं इनको कही जाती हैं जिससे दबाव बनाकर ये इस निर्णय के विरुद्ध रोकने और बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे आरक्षण से वंचित वर्ग की यदि बात करें हम, है ना, आरक्षण से वंचित वर्ग जो होता है वो दबाव समूह के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाता है, सरकार पर प्रेशर बनाता है और प्रेशर बनाकर ये कहने का प्रयास करता है कि आगामी चुनाव में आपको वोट नहीं देंगे, या सरकार पर दबाव बनाने का वो काम करता है। आरक्षण हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते रहते। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। राजनीतिक संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जाति का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है अगला जातिगत दबाव समूह। जातिगत समूह को मतलब जिनको आरक्षण प्राप्त है वो भी और जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो भी क्या करते हैं? सरकार पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जैसा नियम वो बनाना चाहते हैं, अपनी जिनकी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार वो कोई भी कानूनों का निर्माण करवा सकते हैं दबाव समूह के माध्यम से। और ये दबाव समूह है बड़ी जातियों द्वारा जो समाज के नियमों को प्रभावित करने में, सरकार के नियम कायदे कानून है उनको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला है इसमें जाति एवं प्रशासन। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जाति एवं सरकारी कर्मचारी जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी किस आधार पर काम करते हैं? जाति के आधार पर काम करते हैं। जातीय भेदभाव को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। अमुक जाति के लोग ज़्यादा हैं वहाँ उसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह लाया जाता है। तो देखो इसमें भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कैसे की गई है आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम बात करें सरकारी नौकरियों में। किसकी बात करें भाई? सरकारी नौकरियों में। तो सरकारी नौकरी जो है, इस सरकारी नौकरी में भी क्या है? आरक्षण है। और ये आरक्षण किस आधार पर है? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं है। जो हमें आरक्षण मिला है, जैसे मान लो एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, है ना, एससी और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा ओबीसी। इसके अलावा सरकार ने एक और आरक्षण दे दिया है ना, किसको? जो सामान्य वर्ग के हैं, जो आर्थिक आधार पर, और आर्थिक सर्वेक्षण भी कितना किया है? 7 लाख इनकम, है ना। आर्थिक मतलब इससे कम है जो कैसा भी श्रेणी में है ना। 7 लाख रुपए तक इनकम। अब 7 लाख रुपए की इनकम का मतलब हो गया ये लगभग ये 6 दूनी 12, 2 50-60 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये महीने की जिसकी तनख्वाह है वो सब आरक्षण की भागीदार है। एक परिवार की, एक व्यक्ति की 60 हज़ार रुपये पर मंथ यदि सैलरी है ना। 12 छिकाणी 72, हाँ तो 60 से 55 मान लो, 55 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है वह व्यक्ति किसका हकदार है? इस आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ना। आरक्षण में बांट दिया सामान्य वर्ग को, जिसकी इनकम 7 लाख से कम है उसे आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण दे दिया। लो राजी करो, मौज करो। ये सब क्या है? ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आरक्षण है। अब जो निम्न जाति का जो जैसे मान लो अब अध्यापक की बात करें, अभी एग्जाम हुए अध्यापक के, और अध्यापक में जिस व्यक्ति के नंबर आ रहे हैं माइनस में, 0 नहीं, 0 से और नीचे चला गया वो, और वो अध्यापक बन गया, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? हैं? जिसको खुद को ही पता नहीं है वो तो केवल, जैसे मान लो अभी बात करें हम, ये फौज से रिटायरमेंट हो गए, है ना। फौज से रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने बीएड कर ली, नंबर आ रहे हैं माइनस में और नौकरी कर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली स्थिति है ना। आरक्षण से प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। ऊपर जो अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, आरएएस लेवल के अधिकारी हैं, यदि उनको आरक्षण दे दिया गया तो आरक्षण के आधार पर वो चयन तो हो जाते हैं, लेकिन निर्णय प्रक्रिया वो सही रूप में नहीं कर पाते हैं। योग्य आदमी ही निर्णय प्रक्रिया कर सकता है, लेकिन आरक्षण के आधार पर जो नियम है, कायदे कानून है, उनको वो सही रूप में नहीं बना सकते हैं।
तो इससे भी क्या होता है भाई, जाति भी किसको प्रभावित करती है, प्रशासनिक व्यवस्था को, सरकारी नौकरियों को प्रभावित करती है। अनुसूचित जाति को आरक्षण मिल गया, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिल गया, ओबीसी को आरक्षण मिल गया और सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दे दिया गया, जिसकी इनकम कितने लाख से कम होनी चाहिए, 7 लाख रुपए से कम यदि वार्षिक इनकम है तो उसे भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये जातिगत प्रशासन को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जाति को प्रभावित करने का काम करते हैं। राज्य राजनीति में जाति, आप देखो केंद्र सरकार के अलावा राज्य राजनीति में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य राजनीति में जाति की भूमिका यानी राज्य सरकार को भी राजनीतिक जो जातियां हैं वो प्रभावित करने का काम करती हैं। अखिल भारतीय राजनीति की बजाय राजनीति में जाति की ज़्यादा सक्रिय भूमिका, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया जाना संभव नहीं है। यानी कोई भी राज्य उठा लो, आप चाहे राजस्थान ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, महाराष्ट्र ले लो, जब भी चुनाव होंगे, चुनाव में किसका समीकरण देखा जाएगा भाई, जाति के आधार पर वोट डाले जाएंगे, है ना। तो न केवल अखिल भारतीय क्षेत्र पर या यूं कहें केंद्र सरकार, जबकि राज्य सरकारों में भी जातीय राजनीति के समीकरण बनाए जाते हैं। जातीय समीकरण के इसके अलावा यदि बात करें हम स्थानीय निकायों में, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा जातीय समीकरण होते ही वोट जाति के आधार पर ही हैं। और अगला है आपको चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लेना। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है भाई, है ना। चुनाव प्रचार जब करते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान जो जिस व्यक्ति का होता है उसमें जाति की भूमिका को विशेष मानता, वो अपने अपनी जाति के लोगों को कहता है कि भाई हमें वोट दो, हम हमारी जाति के हैं, आपका ज़्यादा विकास करेंगे, ये करेंगे। ये सब काम करने का कार्य भी कौन करता है भाई, चुनाव प्रचार में जाति की भूमिका विशेष है। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं, है ना, और उसके आधार पर उसे वोट भी मिल जाते हैं। समीकरण बैठते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विशेष जाति का बाहुल्य, उसमें जाति के बड़े नेता को टिकट देता है और बड़े नेता को बुला लेता है वो, है ना। जिस जाति का जिस क्षेत्र में, जैसे मान लो चुनावी रैलियां हो रही हैं, अब चुनावी रैली में क्या करता है, जिसको टिकट मिली है वो तो प्रचार अपनी जाति का करेगा ही करेगा। इसके बाद वो क्या करता है, जिस दूसरी जाति के लोग हैं तो दूसरी जाति के लोगों को भी क्या करेगा, वो बड़े नेता को वहां बुला लिया जाएगा और उनको कहा जाएगा बस यही मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, है ना। उन जाति के लोगों को क्या कहेगा वो कि चुनाव, ये मानो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको तो मेरे को वोट डालने हैं, मुझे वोट देने हैं, आप तो ये ना दूसरे को वोट देने ही नहीं है। इसलिए जाति आधार पर क्या लड़े जाते हैं भाई, चुनाव प्रचार में जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जिसको टिकट मिलती है वो तो जाति का प्रचार करता ही करता है, इसके अलावा जो दूसरी जाति में भी क्या करते हैं, जिसका जो बड़ा नेता होता है जाति का, उस बड़े नेता को वहां बुलाकर उनकी रैली की जाती है और वो कहता है कि भाई मेरे को चुनाव देने, वोट देने, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, है ना। इससे क्या होता है, जातियों में विमनस्यता का भाव आता है, तनाव का भाव आता है। और अगला है, जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय होता है। राजनीतिक अभिजनों का मतलब है जाति के आधार पर शासन का स्वरूप बदल जाता है। तो देखो, जो लोग जातीय संगठन में उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, राजनीति में अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए, ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा नहीं ले, लेकिन फिर भी उसका जो लक्ष्य होता है वो क्या प्राप्त करना होता है, अपनी जाति के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का काम करती है, या यूं कहें शासन के स्वरूप को बदलने का काम करती है, शासन की व्यवस्थाओं को स्थापित करने का काम करती है। यह था आपका भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। ऐसे राजनीतिक दलों में जो प्रत्याशियों का चयन होता है, टिकट चुनाव लड़ने वाले, वो जाति के आधार पर होते हैं। जातिगत आधार पर मतदाता का व्यवहार बदला जाता है, वो उसी जाति के लोगों को वोट देता है। मंत्रिमंडल का जब निर्माण होता है उसमें भी जाति की भूमिका देखी जाती है। जातिगत दबाव समूह बनाकर जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो दबाव बना देते हैं, अपने अनुसार से नीतियां बनवाने का काम करते हैं। जाति सरकारी नौकरियों में भी जाति की भूमिका है, न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है, जिसमें जो जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति के लोग ज़्यादा जीत कर जाते हैं और चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा जो उच्च पद प्राप्त कर लेता है राजनीति में, उसे भी वो भी चाहे कहने को नहीं कि सभी जातियां समान है, लेकिन मन में, हृदय में उसके वही जाति जो होती है, जिस जाति का वो, उसी जाति के लोग ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति को जाति प्रभावित करती है और जाति को राजनीति प्रभावित करती है।
अब अगला टॉपिक होगा जातिगत राजनीति की विशेषताएं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ओके।